अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूँ मुनीब आसिफ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और आज का जुम्मे का दिन ख़ास तौर पर आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हम एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर ही हम ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब करते हैं जिससे हमारा और आपका जो है कुछ ना कुछ हम उससे मालूमात हासिल कर सकें। और आज मैं आपके सामने जिस मौजू पर बात करना चाहती हूँ वो हमारे ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स की ज़िंदगी के सबसे बड़े चैलेंजेस के बारे में है, यानी तालीमी दबाव और तनाव और उससे कैसे निपटा जाए, उसके क्या तरीक़ाकार हो सकते हैं। कोई इम्तिहान हो, असाइनमेंट्स का बोझ हो या बड़ी बड़ी तवक्कुआत का बोझ, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स की ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। ये एक मसला है जिसे इग्नोर किया जाता है, इसे समझना चाहिए ताकि हम इससे निमट सकें। चंद एक असूल हैं, बस उन्हीं को जहन में रख लें तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। सबसे पहला जो असूल है ना वो है कि वक्त का इंतज़ाम करना, टाइम मैनेजमेंट। इस पर पहले भी हमने काफ़ी मर्तबा बात की है। और वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल हर किस्म के बर्डन को कम करता है। चीज़ें सही तरीके से सही वक्त के मुताबिक मैनेज होती हैं तो किसी चीज़ का मसला नहीं रहता है, हर काम उसके वक्त पर होता है और कोई काम अधूरा यहाँ पर बाकी भी नहीं रहता है। दूसरा ये कि परेशानी होती ही तब है जब एक काम पूरा ना हो और उसके ऊपर दूसरा काम आ जाए। तलबा को चाहिए, स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपने दिन का एक चार्ट बनाएं जिसमें पढ़ाई, उन्होंने रेस्ट कब करना है, उन्होंने बाकी चीज़ें कब करनी है, वो सारी चीज़ें लिखें और उनका एक वक्त मखसूस हो। कहा जाता है कि वक्त के सही इस्तेमाल से सब कुछ मुमकिन हो सकता है। तो वक्त टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ ये कि काम के दौरान आपने ब्रेक लेनी है और आराम करना है, टेकिंग ब्रेक्स एंड रिलैक्सेशन। ये है आपका दूसरा असूल। मुतालिए का जज्बा बहुत बड़ी एक नेमत है, लेकिन हम इंसान है ना और हमारी कुछ हदूद है, कुछ लिमिट्स होती हैं। हम एक हद से ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर सकते हैं। और एक्सपर्ट्स इस हवाले से ये बताते हैं कि जो लोग ज़्यादा देर काम करना चाहते हैं ना, उन्हें चाहिए कि वो और आधे घंटे बाद छोटे छोटी से ब्रेक्स लें और उस ब्रेक में उन्हें आराम करना चाहिए। वैसे भी मुसलसल मुताले से दिमाग थक जाता है। आप सिर्फ मुताले नहीं, आप कोई भी चीज़ जब मुसलसल कर रहे होते हैं तो आप टायर्ड हो जाते हैं, आप थक जाते हैं, आपका दिमाग थक जाता है, जिससे हमारी कारकर्दगी कम होना शुरू हो जाती है। तो आराम काम का तो ज़रूरी हिस्सा नहीं है, लेकिन ये ज़िंदगी का एक निहायत ही ज़रूरी हिस्सा है। तीसरी चीज़, अडॉप्टिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, कि आपने मुस्बत सोच और ये जो रवैया होता है ना, ये तालीमी दबाव को कम करता है। शायद आप इस चीज़ को समझ ना सके, लेकिन ये सच है कि इंसान का जो रवैया है ना उसके जिस्म के अंदर जमा होता रहता है। अगर कोई खुश मिजाज है तो यही खुश मिजाजी उसकी हड्डियों, उसके खून तक का हिस्सा बन जाती है। और इसी तरह अगर कोई मायूस रहता है ना, तो ना सिर्फ उसके दिमाग में उदासी रहती है बल्कि वो उसके सारे जिस्म में फैल जाती है और उसे हर वक्त थकावट महसूस होती रहती है। इसीलिए तलबा को अपनी कामयाबियों पर तवज्जो देनी चाहिए और ख़ुद पर एतमाद रखना चाहिए। हालात जैसे भी हों, आपको हमेशा अपनी दाद रसाई करनी चाहिए और ख़ुद को ये बताना चाहिए कि आप इस मुश्किल से भी निकल सकते हैं जिस तरह बाकी मुश्किलात से आपने निपटा है। ये काम भी आप कर सकते हैं, क्योंकि एट दी एंड जो आपको लग रहा होता है ना वही सच होता है। चाहे आपको ये लग रहा है कि आप ये काम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, आप दोनों सूरतों में सही होते हैं, लेकिन फिर भी आपको यही चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए कि आपने पॉजिटिव रहना है। चौथी बात है कि सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी आपने अपनानी है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप अडॉप्ट करना है, सेहतमंद ग़िज़ा लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, जिसके बारे में हम आपको रोज़ाना बता रहे होते हैं कि कितना ज़रूरी है। ये चीज़ें ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाती है, उनसे हर किस्म का दबाव कम होता है। यानी तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, ये ऐसे ही नहीं कहा गया, इसमें छुपा हुआ एक राज है और सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है हमारे लिए। इससे ज़रूरी कुछ और नहीं है। अगर आपकी सेहत नहीं होगी आप कुछ और कर ही नहीं सकते हैं। आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं अगर आपकी सेहत नहीं होगी। मुनासिब नींद लें, रोज़ाना कम अज़ कम 30 मिनट की एटलीस्ट वर्जिश करें, इससे आपकी जो एनर्जी है ना वो बढ़ती है। पांचवी चीज़ कि ज़रूरत पड़ने पर
मदद तलब ज़रूर करें, सीकिंग हेल्प। हमारे यहाँ पर ना किसी से हेल्प लेना बहुत बुरा समझा जाता है आज के दौर में। पहले के ज़माने में हम देखते थे कि हमारे बड़े एक दूसरे की मदद किया करते थे किसी भी लिहाज से। अब हम कहते हैं कि नहीं, हम इंडिपेंडेंट हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं है, हमें ज़रूरत है। अगर दबाव और तनाव बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये मत सोचें कि आप मैनेज कर लेंगे या बस ये ठीक है। आप भी इंसान हैं और आखिर आपकी भी एक हद है। तो ऐसा हो तो फ़ौरन मदद तलब करें, इसमें कोई शर्म या आर महसूस मत करें, ये नॉर्मल है। सबको मदद चाहिए होती है। स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि अपने वो वालिदैन, असातिज़ा, दोस्त या फिर काउंसलर से बात करें। हर मुश्किल का हल होता है, हमें सिर्फ उसे तलाश करना आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारी मुश्किल का हल हमारे साथ किसी और के पास होता है और उससे बात करके हमें वो मुश्किल का हल मिल जाता है। अगर अपनी आज की बातें मैं इन सारी चीज़ों को समराइज़ करूं तो पहली चीज़ के तालीमी दबाव और तनाव से निमटने के लिए सही तरीके अपनाना बहुत ज़रूरी है। वक्त का नज़्म ज़ब्त होना, काम के दौरान वक्फ़ा लेना, मुस्बत रवैया रखना, सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी गुजारना और ज़रूरत पड़ने पर किसी की मदद तलब करना, यही बुनियादी इक़दामात हैं जो मेरे ख़्याल से स्टूडेंट्स को तो करने चाहिए बल्कि हम सबको भी करने चाहिए। इन बातों को समझें ताकि आप अपने तालीमी करियर को या फिर तालीम मुकम्मल कर सकें और ज़िंदगी में कामयाब हो सके, क्योंकि ये सिर्फ आपको तालीमी सरगर्मियों में बेहतर नहीं बनाएगी बल्कि आपको पूरी आपकी ज़िंदगी को संवारने में आपकी मदद भी करती रहेगी। तो इस हवाले से आपने ज़रूर सोचना है कि आपने अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना है। और दूसरा, कुछ रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ नया सोचने की, कुछ नया सीखने की आपने कोशिश ज़रूर करनी है। और जब आप किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं ना, और मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। हाँ, डिले ज़रूर हो जाती है, आपको उसका फल फौरी तौर पर नहीं मिलता, लेकिन उसका फल आपको मिलता है। आखिरकार अल्लाह पाक आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर देता है। डिले हो जाता है, देर हो जाती है, लेकिन कभी भी वो रायगा नहीं जाती है। तो इसके ऊपर आपको हमेशा यकीन, अल्लाह पे हमेशा यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह जो भी करता है वो हमारे लिए बेहतर करता है। और आज क्योंकि जुम्मे का भी दिन है, तो आज के दिन की मुनासबत से भी आपको पता है कि हम बात करते हैं, एक ऐसा मौजू आपके लिए लेकर आते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर करने के हवाले से बहुत मुफीद साबित होता है। तो उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू लुक गुड। ये सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है बल्कि उन मर्द हज़रात के लिए भी है जो कि हमें ये बोलते हुए नज़र आते हैं कि सिर्फ ख़वातीन के बारे में बात होती है, हमारे बारे में कोई भी बात नहीं करता है, कोई भी टॉपिक हमारे लिए लेकर नहीं आता है। तो आज का जो ये टॉपिक है कि आपने किस तरह अपने आप को बेहतर दिखाना है, बल्कि हाउ टू लुक गुड एंड हैंडसम, मैं तो ये कहूँगी तो ये उनके लिए भी है। उनको आज हम फ़ैशन टिप्स देंगे कि वो किस तरह की ड्रेसिंग कर सकते हैं। बल्कि कहा जाता है कि जब आप किसी महफ़िल में बैठते हैं, किसी कमरे में जाते हैं, तो आपके बोलने से पहले आपका जो लिबास है ना वो बोलता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसे कहते हैं कि आपने क्या पहना है, आप किस तरह के लग रहे हैं, उससे पता चल जाता है कि आप कैसे इंसान हैं। तो किस तरह की मिस्टेक्स हम करते हैं, फ़ैशन मिस्टेक्स किस तरह की हैं जो हमें कह लें कि आउटडेटेड बना रही होती हैं, वो मेंस एंड वुमेन दोनों के लिए है। उस पर भी बात करेंगे। हम न्यू फ़ैशन ट्रेंड्स के हवाले से भी बात करेंगे, ख़वातीन के हवाले से भी और मर्द हज़रात के हवाले से भी, कि वो किस तरह ट्रेंडी लग सकते हैं, खूबसूरत लग सकते हैं, हैंडसम लग सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इंटरनेशनल वार्डरोब कंसल्टेंट हामिद सईद साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। हामिद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी जी, आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हामिद साहब, हाउ टू लुक गुड, जी। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है बल्कि ख़वातीन के लिए और मर्द हज़रात दोनों के लिए है कि किस तरह हम खुद खूबसूरत लग सकते हैं। और जैसे मैंने बात की है कि जब हम किसी महफ़िल में जाते हैं या किसी कमरे में एंटर होते हैं तो सबसे पहले हमारा अटायर बताता है कि हम क्या है, हमारी पर्सनालिटी क्या है। वाकई ऐसा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये इसी से होती है। इसी से है एक्चुअली। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ड्रेसिंग। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने लिबास से क्या मैसेज दे रहे हैं। अच्छा, तो आप चंद चीज़ें हैं जो जो ही आप कहीं एंटर होते हैं, चाहे वो आपकी मीटिंग है या अपने व्हाटएवर यू नीड टू डू,
जब लोगों से मिलते हैं जी जी। तो एज सून एज यू एंटर इन द रूम तो 4-5 चीज़ें हैं जो अपने बारे में बड़ा लाउडली बता रहे होते हैं। सबसे पहली बात अपनी सोशल क्लास बताते हैं। ओके। अच्छा, मोस्टली लोग ऐसे नहीं सोचते हैं अभी कि हम ऐसे बता रहे होते हैं। तो सोशल क्लास का मतलब ये है कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं, आप एलीट से बिलोंग करते हैं, आप अपर मिडिल से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, और फॉर दैट मैटर लोअर से, या आप कहीं विलेज से बिलोंग करते हैं। तो आपका लिबास, आपकी जो अटायर है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका ऑरा जो है ना, वो एक ये मैसेज दे रहा होता है। अच्छा, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं करते हैं, वी कम फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम वेल ग्रूम्ड लगते हैं तो देन नो क्वेश्चंस आर आस्क्ड। क्योंकि फिर कहते हैं अच्छा then doesn't matter कि you belong फ्रॉम वेयर, क्योंकि हम कहते हैं अच्छा चलें आगे नेक्स्ट बात करते हैं। लेकिन अगर हम वेल ग्रूम नहीं लगते तो फिर वी आर ओपनिंग अ कैन ऑफ वर्म्स, यू नो। हम एक्चुअली बहुत सारे नेगेटिव ख्यालात आते हैं लोगों को, पता नहीं कहाँ से आया होगा, पता नहीं कौन से नेबरहुड में रहता होगा, पता नहीं कौन सी कार चलाता होगा, पता नहीं इसकी कार क्लीन है नहीं क्लीन है, घर क्लीन है नहीं, मतलब उधर चली जाती है बात। हाँ, यहाँ तक मतलब इस तरह के मैसेजेस भी जा रहे होते हैं। मतलब यू नो माइंड में देखें, आप किसी का माइंड को रोक तो नहीं सकते ना। तो मैं ये कहूँगा कि वेल ग्रूम्ड लगना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप वेल ग्रूम नहीं लगते तो आपकी गेम ओवर हो जाती है इससे पहले कि आप स्टार्ट कर सकें। बल्कि मैं ये कहूँगा 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं दुनिया में। आप जहाँ मर्जी चले जाएं, हम पाकिस्तानी काफ़ी आजकल यू नो मोबिलिटी है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, दूसरे मालिक में जा रहे हैं, तो उनके लिए टिप यह है कि देखिए 2 चीज़ों का ख्याल रखें। ठीक है। एक तो आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, स्किल सेट होना चाहिए, कुछ लोगों का आपके यू नो कंटेंट शुड बी स्ट्रॉन्ग, और दूसरा ये कि अपनी प्रेजेंटेशन जो है, पर्सनल प्रेजेंटेशन दैट शुड बी ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। अगर ये 2 चीज़ें हैं तो देन नोबडी कैन बीट यू आर अनस्टॉपेबल। तो ये है पहला मैसेज आप देते हैं सोशल क्लास का। दूसरा मैसेज जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप कामयाब लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। आप हो सकता है बड़े लग रहे हैं, ये बात की होना या ना होना इज अ सेपरेट थिंग। लग रहे हैं कि नहीं, ये अलग। आप ये बहुत कामयाब है, लग नहीं रहा, तो यू नो हाँ। ऑब्वियसली। तो अगर आप कामयाब नहीं लगते तो फिर मैं क्वेश्चन में हमेशा ये पूछता हूँ कि फिर आप नाकाम लगते हैं ना। तो नाकाम के साथ कोई बंदा ना उनको हायर करेगा, ना उसका बिजनेस डीलिंग करेगा, ना सोशली, बल्कि यू नो मे बी दे वोंट इवन मैरी यू अगर आप नाकाम लगते हैं। तो नाकाम के साथ यू नो नाकाम इस नाकाम। तो ये दूसरा मैसेज है। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्फिडेंट लगते हैं कि नहीं लगते। ओके। अब देखें ना, जो बंदा कॉन्फिडेंट नहीं लगता तो इसका मतलब बड़ा शेकी लगता है, बड़ा यू नो इट्स नॉट श्योर अबाउट हिमसेल्फ, शी इज नॉट श्योर अबाउट हरसेल्फ। तो फिर ऐसे बंदे के साथ ही बंदी के साथ कौन उसको हायर करेगा, कोई इसके साथ डीलिंग नहीं करेगा। तो कॉन्फिडेंस जो है मैंने रिसर्च किया है पिछले 20 साल से, सिर्फ 2 चीज़ों से आता है। अच्छा। एक यह है कि जो आपके जो कंटेंट है उसके ऊपर ग्रिप आपकी कितनी है, नॉलेज है, कोर कॉम्पिटेंसी है, स्किल सेट है, तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम दैट। आई एम ए ड्रेसिंग पर्सन, सो आई नो अ लॉट अबाउट ड्रेसिंग, सो दैट गिव्स मी कॉन्फिडेंस। आप एक होस्ट हैं, ऑब्वियसली यू नो हाउ टू टॉक टू पीपल एंड दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, राइट। और दूसरा कॉन्फिडेंस ये आता है कि आप अपनी जो आपने पहना के आप पर्सनल प्रेजेंटेशन से आपको कॉन्फिडेंस, उससे भी बहुत कॉन्फिडेंस आता है। ट्रू। बल्कि मैं आप साबित कर देता हूँ आपके साथ ही और अपने साथ भी, जिस दिन हमारी ड्रेसिंग अच्छी नहीं होती, हमें पता था अंदर से, हाँ, उस दिन अंदर से ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता। एग्जैक्टली, कॉन्फिडेंस जो एकदम शैटर हो जाता है। यानी कि मैंने पता नहीं मैचिंग ठीक की है कि नहीं ठीक की, मेरी ज्वेलरी ठीक है कि नहीं ठीक है, मेरी टाई है उसकी नॉट ठीक है कि नहीं ठीक है, पता नहीं मैंने कौन सी सॉक्स पहनी है, कौन सी यू नो। सो ऑब्वियसली व्हाट हैपेंस देन इज दैट यू नो कॉन्फिडेंस शैटर्स। तो ये है कॉन्फिडेंस। अच्छा, चौथी चीज़, आप इंपॉर्टेंट लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, आप पावरफुल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। अब देखिए ना, एक बंदा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, एक बंदा लग रहा है कैसे यू नो बड़ा वीक सी उसकी पर्सनालिटी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल पर्सनालिटी, लेकिन उसकी जो उसकी पर्सनल प्रेजेंटेशन है वो बड़ी वीक है और सब्सटेंशियल नहीं लग रहा बंदा। तो वो कैसे लग सकते हैं, इंपॉर्टेंट कैसे लग सकते हैं? इंपॉर्टेंट, अब डिफरेंट ड्रेसिंग की बात करेंगे ना कि शूटिंग में आप कैसे इंपॉर्टेंट लग सकते हैं, शलवार कमीज में आप कैसे इंपॉर्टेंट लग सकते हैं, आप पेंट शर्ट में कैसे इंपॉर्टेंट लगते हैं, उसकी बात करेंगे। तो अगर आप इंपॉर्टेंट नहीं लगते, अगर पावरफुल नहीं लगते, तो फिर why would I listen to somebody who does not look like you know he's a substantial person? क्योंकि हम सोचते हैं कि पता नहीं ये क्या बात करेगा, तो हम उसे डिसमिस कर देते हैं ऑलमोस्ट। और आखिरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, वो है ट्रस्टवर्दी लगना और क्रेडिबल लगना। ओके। अगर मैं ट्रस्टवर्दी नहीं लगता, अगर मैं क्रेडिबल नहीं लगता, तो लोग कहते हैं ना कि दफ़ा होती है बातें होती हैं, इसको बंदा कहता है यार समझ में नहीं आया बंदा, तो एक्चुअली गट फीलिंग डेवलप होती है बंदे के बारे में। तो मैं कहूँगा ट्रस्टवर्दी क्रेडिबल लगना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं लगते
द गेम इज़ ओवर। तो ये 5 चीज़ें हैं, सोशल क्लास, आपको ग्रूमिंग परफेक्ट होनी चाहिए, आपको कामयाब लगना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट लगना चाहिए, और आपको पावरफुल लगना चाहिए, और आपको ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल लगे। हाँ। अच्छा, तो चलिए, ये तो अब 5 वो चीज़ें होगी ना जो कि हर किसी में होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप एक ग्रूम्ड पर्सनालिटी हो जाते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं जी हमें फैशन सेंस के बारे में पता है, वी नो, हम लोग ट्रेंडी भी लग रहे होते हैं, लेकिन वो फिर भी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसको आउटडेटेड हो जाती हैं। तो फैशन सेंस का मतलब क्या है? व्हाट इज फैशन सेंस? देखिए, फैशन सेंस का मतलब ये है कि मैं तो एक्चुअली ये कहता हूँ कि फैशन को कम फॉलो करें, आप अपनी फिजिक को देखें, अपनी पर्सनालिटी को देखें, देखें कि आपका आई कलर क्या है, हेयर कलर क्या, स्किन टोन है। क्योंकि लोग जो चल रहा होता है फैशन उसको ऑप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। उसी में बात ये है ना कि देखें, फैशन जो है ना, वो अगर आप सारे का सारा फैशन इज़ इंपॉर्टेंट, I'm फैशनिंग गाय, मस्ट से फैशन इज़ इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए फैशन में क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर सारे का सारा फैशन लेके अपने ऊपर आप इम्पोज कर लेंगे तो आई डोंट थिंक दैट यू गोना लुक गुड। तो आप ऐसे हो सकता है क्लाउनिश से लगें, क्योंकि फैशन तो आपको पता है चेंज होता है, बेशुमार चीज़ें आती हैं। तो आई वुड से फैशन के बजाय आपको अपडेटेड लगना चाहिए, आपको कंटेम्प्रेरी लगना चाहिए, आपको मॉडर्न लगना चाहिए। आई थिंक दैट्स इट। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, बल्कि ये हुआ, मैं वो एक दिन कराची में था, तो मैरियड में था, तो एक बंदा वहाँ सामने से आ रहा था, तो उसने बड़ा अच्छा सूट वूट पहना हुआ था, तो ही इज़ वॉकिंग लाइक ए पीकॉक, जैसे बड़ी वॉक भी उसकी ज़बरदस्त थी, और लेकिन टाई उसकी वो चौड़ी टाई नहीं होती बिब की तरह, पुराने ज़माने वाली, तो ही लुक्स लाइक ही इज़ फ्रॉम अ डायनासोर एज ना, जिससे अभी आपने बात की थी ना, कहीं अब ओल्ड फैशन तो नहीं लग रहे हैं। तो देखें, आप इस वक्त पाकिस्तान में या दुनिया में बात करते हैं ग्लोबल चीज़ों की, स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ों की, नई चीज़ें क्या हो रही हैं, इनोवेशन कहाँ हो रही है, आप बातें ये कर रहे हैं, लेकिन आप लग रहे हैं कि आप डायनासोर एज से। तो कोई भी एलिमेंट ऐसा है, इसी तरह कोट का लेपेल देख लीजिए, इसको हम लेपेल कहते हैं, ठीक है ना। अब ये इतना चौड़ा है, पुराना है, 20 साल पुराना, तो पुराना लगेगा ना बंदा, चाहे वो ही कुड बी इवन ए यंगर गाय, लेकिन ये है कि ये सारा तो फैशन प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फैशन क्या है। अच्छा, अब कॉलर, शर्ट कॉलर की बात कर लेते हैं। अब आई हैव ए लॉन्गर फेस, ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कॉलर पहनूं कि जो लंबा हो, तो वो मेरे फेस को विजुअली वो इट विल मेक मी लुक लॉन्गर, तो एस्थेटिकली आई एम नॉट गोना लुक दैट गुड। तो आपने ये कॉलर किया है, कॉलर को मैंने स्प्रेड किया थोड़ा सा, तो इसका मतलब है कि ये मेरे फेस को बैलेंस कर रहा है। अच्छा, इसी तरह कुछ लोग हैं उनका बहुत चौड़ा मुंह होता है, बड़ा मुंह होता है, तो उसमें अगर सपोज वो चौड़ा कॉलर लगा के और बड़ा ऐसे करके लगते हैं, वो और बड़े लगते हैं, बड़े लगेगा। तो एक्चुअली ये सारा फैशन इज़ वन थिंग, और आपको अच्छा लगना जो है, इसकी टेक्निक्स जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, मतलब ये भी है कि आपने कॉलर भी किस तरह का पहना है। हाँ बिल्कुल, मैटर। इसी तरह लोग कहते हैं नॉट कौन सी लगानी चाहिए, डबल नॉट लगानी चाहिए, सिंगल नॉट लगानी चाहिए, तो मैंने कहता हूँ देखें, कॉलर डिटरमिन्स दैट, कॉलर की शेप डिटरमिन्स दैट। जो स्प्रेड कॉलर होते हैं वो ऐसे करके होते हैं, ऐसे है ना, देखिए आपने फ्रेंच कॉलर। अच्छा, जो ऐसे हैं उसमें डबल नॉट नहीं लगेगी, तो वो तो बुरा लगेगा। तो अब इसमें मैं डबल नॉट लगाऊंगा तो मेरी नॉट ही नजर आएगी, मैं तो नजर नहीं आऊंगा। तो इसमें सारी चीजें आपको, देयर इज अ राइम एंड रिदम। आप ऐसे नहीं कर सकते जो मर्जी तो स्प्रेड कॉलर वाली फिर किन्हें पहननी चाहिए? किन लोगों को वो वाली शर्ट्स पहननी चाहिए, बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए? नहीं, स्प्रेड कॉलर वाली है, लेकिन आपका जो फेस शेप है, जैसे मैं कहता हूँ अगर बहुत चौड़ा है तो फिर आपको फेस नहीं पहननी, क्योंकि फिर वो आपका चेहरा और चौड़ा लगेगा। और अगर आप, जैसे मैंने स्प्रेड किया है, मैं से थोड़ा सा और भी स्प्रेड कर लूंगा, लेकिन मुझे बैलेंस लगेगा। तो फेस शेप का खास तौर पर ख्याल रखिए, उसके मुताबिक आप कॉलर चूज करें, और उसके मुताबिक आप कॉलर चूज करें। अच्छा, दूसरा कलर्स के हवाले से भी बताएं ना, खासतौर पर लड़कों के लिए, जैसे आपने बड़ा खूबसूरत सा कलर पहना हुआ है, उसके साथ आपने रेड टाई लगाई हुई है, और जो आपने पॉकेट स्क्वेयर लगाया वो भी वाइट लगाया है। बाय द वे, ये रुमाल नहीं है नाक पूछने वाला। I mean, some people think that. अच्छा, तो इसके हवाले से भी हमें थोड़े बताइए कि किस तरह कलर कॉम्बिनेशन किस तरह हमने करना है। देखिए, कलर्स का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये है कि कौन से कलर जो हमें पहनने चाहिए, कौन से कलर्स नहीं पहनने चाहिए। तो देखिए, अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान पैदा किए हैं, हर कलरेशन के लोग पैदा किए हैं, ठीक है। गोरे हैं, वो गोरों की बात कर रहा हूँ, गोरी स्किन की बात नहीं कर रहा, जिनकी ब्लू आइज हैं, ब्लॉन्ड हेयर एंड ऑल दैट, वो हैं। उसके बाद काले हैं, जो मतलब अफ्रीका के कालों की बात कर रहा हूँ, चमकदार कालों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर हम एशियंस हैं, हम डार्क हैं, हम मीडियम डार्क हैं, उसके बाद हम लाइट हैं, उसके बाद हम फेयर स्किन हैं, इसके बाद फिर चाइनीज़ हैं, फिर इसके बाद जापानीज़ हैं। तो इसमें दो हिकमतें अल्लाह ताला ने, एक तो कलर इसलिए अल्लाह ताला ने जो डिफरेंट लोगों में डिफरेंट कलर्स दिए हैं कि हम पहचाने जाएँ कि हम किस कॉन्टिनेंट से हम कौन है, आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ है। लेकिन दूसरी बात कलर में ये है कि
क्या ये कलर्स जो हैं इनके ऊपर हम कौन से कलर्स पहन सकते हैं, ये दूसरी हिकमत है। तो उसकी बात करते हैं, जैसे गोरे हैं तो गोरों के ऊपर कौन से कलर अच्छे लगते हैं, फिर उसके बाद आपने आ जाते हैं पाकिस्तानी, क्योंकि कंपैरिजन होगा तो फिर समझ में बात आ जाएगी। अच्छा, गोरे जो हैं ये उन गोरों की बात हो रही जो वेस्टर्न गोरे हैं, जो अमेरिका की बात ले लें, यूरोप ले लें। लेकिन जो पाकिस्तानी गोरे हैं पहले उनकी बात ना करें। नहीं, पहले वो बात करके फिर पाकिस्तानी गोरों पे आते हैं ताकि क्योंकि उनको तो बाद में देखेंगे ना, पहले हमारे नहीं, हमें ये देखना है कि उनके ऊपर कलर्स कौन से अच्छे लगते हैं। मैं कंपैरिजन करके बताना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर कौन से कलर्स हैं। अच्छा, उनके ऊपर कलर्स लगते हैं अच्छे जो खिज़ां के पत्तों में कलर्स हैं ना, तो खिज़ां के पत्तों में जितने कलर्स हैं उसमें क्या है, उसमें ऑरेंजेस हैं, पेपरिका है, रस्ट है, फिर उसमें आपके ऑलिव्स हैं सारे जिसे ग्रीन पे बोलते हैं, फिर उसमें आपके ब्राउन है, ब्राउन की शेड्स हैं, फिर टैन हैं, टैन की शेड्स हैं। ये सारे कलर गोरों के ऊपर अच्छे लगते हैं। यानी गोरे को आपने ड्रेसअप करना है ना कलर वाइज, और बैरल ऑफ लीव्स लो ऑटम के, उसमें डाल दो, गोरा गोरी ड्रेस्ड अप है कलर वाइज। अच्छा, अब ये कलर्स जो हैं ये गोरों के ऊपर अच्छे लगते हैं, वो गोरे जो एक्चुअल गोरे हैं। पाकिस्तानी स्किन टोन पे बिल्कुल दे आर ज़हर कातिल समझ लीजिए। अच्छा, ये नहीं अच्छे लगते हैं अगर वो गोरे भी हैं तो। अच्छा, हाँ, देखिए वो इसलिए कि इफ दे आर गोरे फिर भी मैं बात करते हैं ना, उनकी स्किन गोरी है ना, उनकी आंखें तो गोरी नहीं। हाँ, ट्रू, उनके बाल गोरे नहीं। वही तो मैं कहती थी कि अगर वो गोरे भी फिर भी उनके ऊपर अच्छे लगते हैं। तो अब क्या पाकिस्तान में ग्रीन कलर पहने जाते हैं, क्या मेहंदी कलर पहना जाता है, बेशुमार है, ख्वातीन में तो बड़ा आम है, और मर्दों में भी आजकल पहनना शुरू कर दिया है। अच्छा, ब्राउन और ब्राउन के शेड्स यहाँ पहने जाते हैं, बहुत पहने जाते हैं। इसके बाद टैन के शेड्स पहने जाते हैं, यहाँ पे पेपरिका और रस्ट वगैरह सब चलता है। तो आई वुड से कि आप उसमें अच्छे नहीं लग सकते, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऐसा है जो कि हिकमत के साथ बना हुआ है, अल्लाह ने बनाया हुआ कि भाई आपकी कलरेशन कैसी है, उसके ऊपर आपने कैसे। अच्छा, नाउ वी कम बैक टू पाकिस्तानी स्किन टोन। हम या डार्क हैं या मीडियम डार्क हैं या हम लाइट हैं या फेयर हैं। तो हमारे ऊपर जो 4 जो मेन कलर्स हैं, मैं सूटिंग की बात कर रहा हूँ या आपकी ड्रेस की बात कर रहा हूँ, ब्लैक इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल कलर। हाँ, ये तो कई लोग कहते हैं मैं सांवला हूँ, मैं काला हूँ, मैं इसमें और काला लगूंगा। आई डोंट थिंक सो। ब्लैक तो मेरे ख्याल से हर किसी के लिए है। तो ब्लैक है, ब्लैक का मतलब क्या है? ब्लैक का मतलब है पावर। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने पावरफुल लगना है तो आप क्या कहने, ब्लैक पहन लें। ओके, मतलब आज मैं पावरफुल लग रही हूँ। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरी आप पावरफुल लगती हैं, हमेशा पावरफुल लगती हैं। अच्छा, दूसरा कलर जो है वो डार्क नेवी है, जो मैंने पहना नेवी कलर पहना हुआ है, जिसकी आपने तारीफ की है। अच्छा, अब नेवी क्या कहता है? नेवी के ये कहता है कि आई एम पावरफुल बट आई एम ऑल्सो अप्रोचेबल। ओके। ब्लैक कहता है दूर से बात करो, मुझे समझ आ रही है, ज़्यादा करीब आने की जरूरत नहीं है। नॉट अप्रोचेबल ये कहता है, ब्लैक ही कहता है। लेकिन कौन पहनता है? वो अपना जजेस पहनते हैं रोब के साथ अपना, और उसके बाद लॉयर्स हैं, अच्छे लॉयर्स हैं, लॉयर्स का भी यही ड्रेस है। तो ब्लैक इज लाइक ए पावरफुल। तो रिवर्स इंजीनियरिंग ये है कि जिस दिन आपने पावरफुल लगना है, लेट्स से आपकी मीटिंग है किसी बड़ी बिग फिश के साथ, कहते हैं ना बिग फिश विल ऑलवेज ईट द स्मॉल फिश इन द एंड, ऐसे ही है ना। तो उसके बाद मीटिंग है तो आपने ये तो नहीं कहना ना कि बिग फिश ओपन योर माउथ स्वॉलो मी ईट मी अप। तो उस दिन आपने लेवल प्लेइंग फील करना है, उस दिन आपने ब्लैक अपना सूट पहन के आए, व्हाइट शर्ट पहन ले, रेड टाई पहन ले, दैट्स योर पावर आउटफिट। ओके, ठीक है। ख़वातीन के लिए एक ब्लैक ड्रेस पहन ले, ठीक है, और उसके साथ आप जो भी है स्कार्फ करना है, जो भी करना है उसके साथ आप ज्वेलरी कॉम्बिनेशन कर लें। अच्छा, तीसरा कलर जो है वो चारकोल ग्रे है। चारकोल ग्रे हमारे को बहुत अच्छा लगता है। और चौथा जैसे कोयले का कलर होता है, और चौथा कलर जो है वो है मीडियम ग्रे। ये 4 कलर सूटिंग में, 2 पीस सूट की बात हो रही है या आपकी आउटफिट की बात हो रही है, फॉर फीमेल पावर आउटफिट्स जो हैं, ये 4 कलर्स आर द बेस्ट। ये बेस्ट हैं, ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, खास तौर पर जो पाकिस्तानी हमारी जो एशियन स्किन टोन है उनके लिए ये बेस्ट है, जिसमें ब्लैक है, चारकोल ग्रे है और नेवी ब्लू आ जाता है। और शर्ट्स की बात कर लेते हैं। शर्ट्स में सबसे बेस्ट वाइट है। वाइट मीन्स ट्रस्ट मी, वाइट मीन्स क्रेडिबिलिटी, वाइट मीन्स आई एम रिफाइंड, वाइट मीन्स आई एम पॉलिश, वाइट मीन्स आई एम डिसेंट। और वाइट सबके साथ चल जाता है। और वाइट जो है सबके साथ। अच्छा, लेकिन इसमें वाइट कौन सा वाइट होना चाहिए? पाकिस्तानी स्किन टोन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वाइट जो है ना तमाम डिफरेंट शेड्स आ जाते हैं। जो हमारी स्किन टोन पे अच्छा लगता है वो है ब्राइट वाइट, जैसे मैंने ब्राइट वाइट, यानी ऑफ वाइट नहीं होना चाहिए, आइवरी वाइट नहीं होना चाहिए, एक्शेल वाइट नहीं होना चाहिए। अगर वो हम पहनेंगे तो पहन सकते हैं, लेकिन हम उतने अच्छे नहीं लगेंगे। जो हमारी स्किन टोन पे अच्छा लगता है वो ब्राइट वाइट चाहिए। तो ब्राइट वाइट पहने। इसके अलावा ब्लू के सारे शर्ट्स में बड़े अच्छे लगते हैं हमारे ऊपर। अगर आपने कलर पहनना है, जैसे होता है ना कि यार क्या हम सब बोरिंग बात कर रहे हैं, वाइट ही पहनते रहे हैं और ब्लू ही पहनते रहे, तो उसमें बेबी पिंक बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, इमेजिन अबाउट यू नो समबडी इज वेयरिंग अ ब्लैक सूट विद अ बेबी पिंक शर्ट। आई मीन इवेंट वगैरह भी जा सकता है, मैं ऑफिस की बात नहीं कर रहा, मुझे पता है आप सोचिए कहाँ जाएगा। नहीं, हाँ, तो देखें इवेंट भी तो ना लाइफस्टाइल। देखें आपके कपड़े सिर्फ
ये नहीं कि आपके पास कपड़े सिर्फ ऑफिस के लिए होने चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल है ना, लाइफस्टाइल है, इवेंट्स पे जाएंगे, शादी पे जाएंगे, तो किसी पे भी जा सकते हैं, आपने रिस्पेक्ट शो करनी है ना जहाँ जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे अगर मर्द हजरात की बात कर ली तो जिनका थोड़ी सी हाइट छोटी होती है और तोंद निकली भी होती है, उनके लिए क्या ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए? वो तो डबल वैमी है ना, वहाँ पे बेचारा कद भी छोटा है, ऊपर से तोंद भी निकली है। अच्छा, तोंद का सीन ये है कि पहले चले कद की बात कर लेते हैं। यू नो, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो शॉर्ट हैं, शॉर्ट 5-6 अंडर को शॉर्ट समझा जाता है, ठीक है। तो उसमें यह है कि आपने देखा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि आपने किसी ने सूट पहना है या जैकेट पहनी है तो लंबी होती है, ऐसे लगता है कि जैसे डैड के कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे बेचारे का उसका फॉल्ट नहीं है, क्योंकि ब्रांड जो है उसने बनाए ही कपड़े जो है ना वो रेगुलर बंदे के लिए बनाए हैं, तो वो उसके लिए जो है ना। तो दूसरी बात, फिट जो है वो इमैकुलेट होनी चाहिए छोटे बंदे के ऊपर। अच्छा, शर्ट का भी ये है, शर्ट जब लेता है तो आपको पता है कि शर्ट तो वो बनी है रेडीमेड, पॉकेट यहाँ आनी चाहिए तो पॉकेट यहाँ आ रही होती है, उसकी वेस्ट यहाँ जा रही होती है, इसकी हिप यहाँ जा रही होती है, तो वो लुक्स वेरी लाउजी ऑन हिम। तो मैं ये कहूँगा कि छोटे बंदे के लिए फिटिंग जो है ना वो इस पैरामाउंट कि फिटिंग के ऊपर अपना गौर करे। और लाजमी बात है कि कपड़े नहीं मिलेंगे इस तरह ब्रांड में जो रेडीमेड बनवाने चाहिए, तो उसमें प्रोपोर्शन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद कलर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब यह है कि आपने उसे टॉलर दिखाना है या स्लिमर दिखाना है, टोन है उसमें स्लिमर दिखाना है, तो उसमें यह है कि आप डार्कर कलर्स में जाएंगे तो आप यू विल लुक स्लिमर एंड यू विल लुक टॉलर। तो इतने उसमें अगर लाइट कलर पहने हो तो लाइट कलर जो है वो आपको बड़ा दिखाता है, याद रखें, वाइड दिखाते हैं वाइड, हाँ, तो उसमें वाइड हो जाता है बंदा। जैसे ये अगर रूम है इसको आपने बड़ा करना है तो वाइट पेंट कर दें तो बड़ा हो जाएगा, अगर इसे डार्क कर देंगे तो ये स्लिम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसके अलावा सारी चीज़ों में प्रोपोर्शन होनी चाहिए, ख़वातीन है। अच्छा, थोड़ा सा ये मुझे बता दें कि जो शलवार कमीज खासतौर पर ये छोटे कद वाले जो लोग पहनते हैं और साथ ऊपर वेस्ट कोट पहन लेते हैं, उन्हें पहननी चाहिए कि नहीं पहननी चाहिए? देखिए, पहननी चाहिए, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्रास्ट ये है कि जी मैंने लेट्स से फॉर एग्जांपल वाइट शलवार कमीज पहनी है, ब्लैक उसके ऊपर मैंने वेस्ट कोट पहनी है, तो वो पता क्या करेगा, उसके साइज को आधा कर देगा। देखिए, आई अल्लाह ताला ने ना उसको एक हिकमत के साथ बनाया है, वो ऊपर से चलती है, उसके बाद जब एक कलर खत्म होता है तो वो रुक जाती है, फिर उसके बाद चलती है। तो इसका मतलब आप अपने आप को आधा यू नो जो भी आपका साइज है उससे आप आधे लगते हैं। तो आई वुड से मोर मोनोक्रोमैटिक कलर्स में चले जाएं, जैसे ब्लैक के ऊपर चारकोल पहन लें, चार के ऊपर ब्लैक पहन लें, नेवी ब्लू के ऊपर नेवी ब्लू पहन लें। आई थिंक दैट वुड बी बेटर। ये जो है ना आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो आज ज़्यादातर तो हमने मेंस फैशन के हवाले से ही बात की है, मर्द हजरात के लिए तो उनका जो गिला है हमसे वो ख़त्म हो चुका होगा कि हमारे बारे में बात नहीं करते। तो हामिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद है। हामिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और इंटरनेशनल वार्डरोब कंसल्टेंट है और हमें बता रहे थे कि हमने किस तरह अच्छे लगना है। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब, जिस तरह पहले हम बात कर रहे थे कि बिजली की कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं, रोज़ हम देखते हैं कि इसकी कीमत में इजाफ़ा किया जाता है, और इसी तरह अब पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफ़ा होता जा रहा है। अभी रिसेंटली मंडे को गालिबन पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा किया गया है, और 1 रुपये नहीं, 2 रुपये नहीं, 3 रुपये भी नहीं, पूरे के पूरे 9 रुपये और कुछ पैसे हैं जिसका इजाफ़ा पेट्रोल की कीमत में किया गया है। और अब 1 लीटर पेट्रोल 277 रुपये लीटर जो है वो मिल रहा है। और पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ी हैं, उसकी कीमतें बढ़ी हैं, तो साथ ही साथ आपको पता है कि महंगाई का एक नया तूफ़ान आ जाता है। सब्ज़ियाँ महंगी कर दी जाती हैं, फल महंगे कर दिए जाते हैं, अशिया खुर्दनोश ख़ासतौर पर महंगी कर दी जाती है, और सोने पे सुहागा ये कि जो किराए हैं वो भी बढ़ा दिए जाते हैं, और जो किराए में मनमाना इजाफ़ा भी कर दिया गया है। इन तमाम तर चीज़ों पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ अब्दुल कादिर टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अब्दुल कादिर, बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, उसकी वजह से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उनकी कीमतें बढ़ी हैं? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जिस तरह इजाफा हुआ है वो जो है वो आवाम के लिए जो है वो हैरान कौन है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब जैसे भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो अशिया खुर्दनोश समेत जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया हैं उनकी कीमतें भी जो है बतदरीज बढ़ा दी जाती हैं, जिसमें चाहे खाने पीने की अशिया हो, आमदोरफ्त के लिए
जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है उसके किराए भी बढ़ा दिए जाते हैं कि 10 रुपये तकरीबन जो है वो इजाफा हुआ था पेट्रोल की कीमत में। इसी तरह जो है वो 6 रुपये 18 पैसे डीजल की कीमत में इजाफा हुआ था। और डीजल की कीमत में इजाफे की वजह से जो है खेतों से मंडियों और फैक्ट्रियों से मार्केटों तक जो है वो प्रोडक्ट्स की तरसील महंगी हो चुकी है। और इस जो इजाफी किराए का अखराजात जो है वो भी एक आम सारिफ ही अपनी जेब से अदा करता है। और यही वजह है कि जैसे ब्रायलर की कीमतें जो है वो गुज़िश्ता चंद हफ्ते पहले जो है वो मुनासिब सतह पे पहुंच चुकी थी, लेकिन अब ये मुनासिब सतह जो है वो आवाम के लिए अब बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है, क्योंकि ब्रायलर अब पौने 600 रुपये फी किलो से भी तजावज़ कर चुका है। और आज ब्रायलर की कीमत जो सरकारी रिलीज में मुकर्रर की गई है अब वो 577 रुपये फी किलो है। 22 रुपये फी किलो तक का ये इजाफा किया गया है। और इस इजाफे की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जो मार्केटों में सप्लाई है वो मुतासर की गई है, ताकि कीमतें जो है वो इजाफे की तरफ ही गामजन है। और जो ब्रायलर की कीमत का तयन किया जाता है वो डिमांड एंड सप्लाई पे किया जाता है कि डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो तो कीमतें बढ़ जाती हैं, और सप्लाई बेहतर हो और डिमांड मुनासिब हो तो कीमतें कम होती हैं। और इस डिमांड को जो है वो हाई रखने के लिए ही सप्लाई जो है वो कम की जा रही है। 577 रुपये फी किलो सरकारी रिलीज में मुकर्रर किया गया ब्रायलर, लेकिन मार्केट में साफी ब्रायलर जो है वो 650 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि बोनलेस ब्रायलर जो है 750 से 800 रुपये फी किलो तक इसकी जो है वो फरोख्त की जा रही है। सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो सब्जियों की कीमतों में पहले 2 से 3 रुपये या 5 रुपये फी किलो तक का इजाफा जो है वो सरकारी नजरनामों में किया जाता था, लेकिन अब ये इजाफे की शरह जो है वो भी बढ़ा दी गई है। 13 सब्जियों की कीमतों में आज सरकारी रिलीज जो है उसमें इजाफा किया गया। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है उसमें टमाटर 5 रुपये महंगा करके 135 रुपये मुकर्रर किया गया है। मार्केट में टमाटर दर्जा अव्वल जो है 200 रुपये फी किलो तक, जबकि सब्ज मंडियों में 170 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन हरनाई जो है वो 15 रुपये महंगा करके 410 रुपये मुकर्रर किया गया। 550 रुपये फी किलो तक शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है। अदरक चाइना 15 रुपये महंगा करके 650 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में जो अदरक चाइना है वो 750 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह सब्ज में 10 रुपये महंगी करके 105 रुपये मुकर्रर की गई है। लीमू देसी 15 रुपये महंगे करके 320 रुपये मुकर्रर किए गए। और इसके साथ साथ मौसमी सब्जियों की कीमतें जो है वो भी बुरी तरह मुतासर हुई है, क्योंकि जो मेथी है वो 5 रुपये इजाफे के बाद 205 रुपये, और आलू कच्चा छिलका जो है वो 1 रुपये बिल्कुल ऐसी है। और ये मेरे ख्याल से रोजाना की बुनियाद पर इनकी कीमतें 1 रुपये 2 रुपये या 5 रुपये बढ़ रही होती है। अच्छा, किरायों में भी 15% इजाफा किया गया है, इसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा, कहाँ से कहाँ का जो किराया है वो कितने फीसद इजाफा किया गया है, और पंजाब हुकूमत इस हवाले से क्या करेगी? कोई इनिशिएटिव लेगी, कोई इकदाम उठाएगी या उठा रही है? हाँ जी बिल्कुल, जो किरायों में इजाफा किया गया ये ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किया जा रहा है, क्योंकि निजी जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं उनकी जानिब से ये इजाफा किया जाता है। और ये इजाफा जो है वो डीजल की कीमत की शरह के मुताबिक किया जाता है। 15% का जो है वो ऐलान किया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया, और इस हवाले से सूबाई हुकूमत जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो रिलीफ दे सकती है वो ये कि सब्सिडाइज कर दे, लेकिन सब्सिडीज पर भी जो है वो अब कदगल लगाया जा रहा है, क्योंकि IMF की जानिब से वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि सब्सिडी को कम से कम सतह पर रखा जाए, यानी कि कम से कम सब्सिडी जो है वो शहरियों को दी जाए। और क्योंकि जो IMF का प्रोग्राम है उसमें जाने के लिए हुकूमत को अब इन शराइत पर भी अमल दरामद करना होगा, और यही वजह है कि इन शराइत पर अमल दरामद करने की गरज से जो है वो शहरियों पर आज़ादी बोझ जो है वो डाला जा रहा है, और हर चीज़ जो है महंगी से महंगी तर होती जा रही है। न सिर्फ किरायों में इजाफा हुआ है, बल्कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है उनकी जानिब से भी कीमतों में इजाफा किया। गुड ट्रांसपोर्टर्स पर भी जो है वो विद होल्डिंग टैक्स जो है वो ऐड कर दिया गया। विद होल्डिंग और बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। ये जो बजट आया था और इसमें जो टैक्सेस लगाए गए हैं ये सिर्फ हमारे लिए हैं, आवाम के लिए हैं, एक आम शहरी के लिए हैं जो कि हर लिहाज से टैक्स ही दे रहा है, वो चाहे बिजली का हो, गैस का हो, या अशिया खुर्दनोश अगर उसने ख़रीदने जानी है या उसने अगर अपना घर बनवाना है तो उसके वाले से भी। और दूध की कीमतें भी आपने देख ली हैं कि आप अब डब्बे वाला दूध भी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी इतना टैक्स लगा दिया है कि उसकी कीमतें भी आसमान तक पहुँच चुकी हैं। तो ये सारी सूरत हाल थी जो हमने आपके साथ शेयर की है कि जो पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उसके साथ साथ कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसके नरगे में आ जाती हैं। तो ये सारी
सूरत हाल थी जो अब्दुल कादिर हमारे साथ शेयर कर रहे थे। अब्दुल कादिर, थैंक यू सो मच। अभी आगे बढ़ते हैं और जनाब, क्योंकि आज जुमे का दिन है और आपको पता है कि जुमे के दिन हमारे साथ डॉक्टर पीर तारिक शरीफ सादा साहब मौजूद होते हैं और हम किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होते हैं जो हमारे लिए भी बेहतर ज़िंदगी आगे लेकर आने का या फ्यूचर को बेहतर करने का, ज़िंदगी को बेहतर करने के हवाले से भी साबित हो। तो आज हमने हज़रत अबू अयूब अंसारी के हवाले से बात करनी है, जिनको जलीलुल कदर सहाबी रसूल कहा जाता है। और इस्लाम जो इब्तदाई आयाम थे इस्लाम के, उसके हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमात भी सरअंजाम दी थी। और तीसरी ये चीज़ कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना पहुँचे थे तो अबू अयूब अंसारी के घर पर ही वो ठहरे थे, उन्होंने क़याम किया था और मेज़बान हज़रत अबू अयूब अंसारी थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो आज उनका यौम विसाल मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से बात करेंगे, उनकी शख्सियत के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे, उनकी खिदमत के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे और उनका हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा रिश्ता था उसके ऊपर भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, हज़रत अबू अयूब अंसारी जो कि मेज़बान थे, जलीलुल कदर सहाबी रसूल जिन्हें कहा जाता था, तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु मक्का मुकरमा के जब हिजरत करके आए तो इनके घर और इनको मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ, तो इनकी शख्सियत के हवाले से बताइए, हज़रत पाक सल्लल्लाहु के साथ इनका रिश्ता कैसा था, उस हवाले से बताइए। जिसमें रब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हूर ज़ाहिरी से कई सदियां पहले यमन के अंदर एक बादशाह था, उसने ख्वाब में देखा कि वो एक ऐसे मकाम पर है जहाँ बहुत घुटन है और अंधेरा है और खौफ एक जो है दिल पे उसकी कैफियत तारी हो रही है। और अचानक देखते हैं कि खजूरों का एक झुंड है जिसके अंदर से एक रोशनी बरामद होती है और उस रोशनी के साथ कुछ लोग उसकी पैरवी में चलना शुरू होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये रोशनी उस सारे अंधेरे को नूर में बदल देती है और पूरी दुनिया में जहाँ वो जो उसके पीछे चलने वाले वो जो लोग हैं, वो उस रोशनी की इत्तबा करने वाले, उसको फॉलो करने वाले, वो दुनिया में जिस सिमत की तरफ निकलते हैं उस तरफ रोशनी होना शुरू हो जाती है। और उनके कपड़ों के ऊपर जो उन्होंने लिबास पहन रखा है उसके ऊपर पैबंद लगे होते हैं। ये ख्वाब देखा, सुबह उठा, एक दिन ख्वाब आया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जब बहुत ज़्यादा बेचैन हुआ इस ख्वाब की वजह से तो उसने इसकी ताबीर जानना चाहिए और पता चला कि जो है ना इसकी ताबीर ये है कि अनकरीब आखिरी नबी जो है उसके आने का ज़माना करीब है और वो ज़माना करीब है और वो खजूरों वाली सरज़मीन से मुराद जो है वो नूर से मुराद आखिरी नबी है और उसकी लाई हुई हिदायत है। और जो वहाँ पर खजूरों की झुंड और सरज़मीन है उससे मुराद मदीना तैयबा है, यानी उस वक्त का यसरब जो था वो है। और जो उसकी इत्तबा करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, उसे फॉलो करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, वो उसके असहाब हैं। और उनकी अलामत ये है कि ज़ाहिरी तौर पर वो पैबंद लगे कपड़े पहनेंगे, लेकिन उनका आलम ये होगा कि वो दुनिया की जिस सिमत में जाएंगे खैर वहाँ जाता जाएगा, अमन, सुकून, आसानी, राहत इंसानी ज़िंदगियों में दाखिल होना शुरू हो जाएगी। तो आपको जब ये पता चलता है उस बादशाह को, तो उस बादशाह के दिल में ख्याल आता है कि क्यों ना उस जो आखिरी नबी है उसकी सरज़मीन पर जाके उसका इंतज़ार किया जाए, ताकि अगर अपनी ज़िंदगी में मैसर आ सके तो उससे बात की जाए और उस पर ईमान लाया जाए। बसूरत दीगर ये है कि वहाँ पर अपनी औलाद को जो है वो आबाद किया जाए। वो वहाँ से अपना सारा कुछ माल असबाब समेटते हुए अपने ख़ानदान के साथ यसरब की इस वादी के अंदर आ जाता है और वहाँ पे आके अपने जो माल असबाब है, बच्चे हैं, उन सबको वहाँ पर आबाद कर देता है। आखिरी वक्त जब आता है, और ज़ाहिर हुज़ूर के ज़माने में अभी वक्त था, देर थी, लेकिन आखिरी वक्त जब पहुँचता है तो वो अपनी औलाद को बुलाता है और उन्हें नसीहत करता है कि ये मेरा एक ख़त है जिसके अंदर मैंने एक तहरीर लिखी है कि जब वो आखिरी रसूल इस सरज़मीन पर आए, उसके अपने शहर के लोग उस पर ज़िंदगी को तंग कर दें और वो इस तरफ तशरीफ़ लाएं, तो उनके सामने मेरा ये ख़त रखना और उन्हें बताना कि मैं पहला शख्स था जिसने आपके ऊपर आपकी गैर मौजूदगी में आपसे मुलाकात की, बग़ैर आप पर ईमान लाने की सआदत पाई। वो ख़त उनको दे दिया गया और नस्ल दर नस्ल वो ख़त चलता रहा। और फिर वो ज़माना आ गया जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना की तरफ हिजरत करते हुए नज़र आते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने के अंदर दाखिल होते हैं तो
हर मदीने की का जो शहरी है उसके दिल के अंदर ये ख्वाहिश है कि आज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी मेज़बानी का शर्फ हमें हासिल हो। क्या ही अच्छा हो कि आज हमारे घर को ये लाफानी इज़्ज़त और बरकत मिले कि हुजूर उसके अंदर तशरीफ़ फरमा हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के चेहरों पर मौजूद इस तलब, इस तमन्ना, इस ख्वाहिश को देखने के बाद ख़ुद फरमाते हैं कि मेरी ऊँटनी की मुहार जो है वो मैंने इसकी गर्दन पर रख दी है और अल्लाह ने इस ऊँटनी के कल्ब पर इल्का कर दिया है, हिदायत जारी कर दी है किसने कहाँ ठहरना है, गोया मेरा काम कहाँ होना है। अब सवारी लोगों के घरों के सामने से गुजरती है और लोगों की धड़कनें तेज़ होना शुरू हो जाती हैं। अचानक एक घर के सामने बिल मुकाबिल बिल्कुल जाके वो ऊँटनी बैठ जाती है और हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका असल नाम खालिद बिन जैद है और ये कबीला खजरज का की जो शाख बनु नज्जार थी जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननिहाल बनता है, उसके यानी एक रईस थे और बड़े और नामवर आदमी थे। वो आपके पास तशरीफ़ लाते हैं और कहते हैं आका करीम मेरा घर आपकी ऊँटनी जहाँ बैठी है इसके सबसे ज़्यादा करीब है, इसलिए मेरे घर में तशरीफ़ लाइए। मदीने में उस वक्त चंद घर 2 मंजिला थे और सरकार दो आलम हज़रत अबू अयूब अंसारी के उस 2 मंजिला घर के अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं। असहाब जो हैं वो हुज़ूर से मिलने के लिए आना शुरू हो जाते हैं और फिर मामला ये होता है कि कुछ देर के बाद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़ियाफ़त का एहतमाम होता है। हुज़ूर खाना खा चुकते हैं और जब असहाब वापस अपने घरों को पलटते हैं, हुजूर के आराम का वक्त शुरू होता है तो हुजूर हज़रत अबू अयूब अंसारी को बुला के कहते हैं, अबू अयूब अंसारी क्या तुम इस सारी ज़ियाफ़त में भूल गए कि एक अमानत तुम्हारे सुपुर्द की गई थी, वो अमानत तुमने मुझ तक नहीं पहुंचाई। तो हज़रत अबू अयूब अंसारी जो है वो वालिहाना अंदाज में अपने घर के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं और वहाँ से वो ख़त ला के देते हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। तो हुजूर उस ख़त को देखते हैं और कहते हैं इसे पढ़ के सुनाओ। पढ़ के सुनाया जाता है और सरकार बार बार उसको सुनने का तज़किरा करते हैं और हुजूर की चश्मान मुक़द्दस से जो है वो आंसू जारी होना शुरू हो जाते हैं। और तारीख़ में उस कबीले के सरबराह का नाम तुब्बा खुमैरी था। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उसके लिए मोहब्बत के, फ़रहत के जज्बात जो है उनका इज़हार करते हुए नज़र आते हैं। ये हज़रत अबू अयूब अंसारी वो हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना के क़याम के अंदर 7 माह तक जो है वो मेज़बानी का शर्फ हासिल रहा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी वालिहाना मोहब्बत आपकी थी, यानी उसके क्या अंदाज़ है। ज़रा आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि 2 मंजिला घर है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अपने असहाब के साथ क्योंकि मिलने में आसानी रही इसलिए हुजूर नीचे क़याम करना पसंद फरमाते हैं। और जब सुबह रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू अयूब अंसारी की मुलाकात होती है तो देखते हैं कि उनकी आंखों के जो पपोटे हैं वो उसमें सोजन मौजूद है, आंखें सुर्ख हैं। सरकार पूछते हैं इसका सबब क्या है? कहा या रसूलल्लाह आप नीचे आराम फरमा थे, अबू अयूब अंसारी और उसकी बीवी, उसकी क्या ज़रूरत है कि वो आप नीचे क़याम फरमा रहे हों और वो ऊपर क़याम फरमाएं। तो हम दीवार के जो कोने हैं उनके अंदर सारी रात अपने आप को हमने महदूद करके हम बैठे रहे और इस इंतज़ार में रहे कि जब आप तशरीफ़ बेदार होंगे तो हम आप तक आपकी मुलाकात के लिए नीचे आएंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पता चली ना तो हुजूर ने उनके माथे मुबारक पर बोसा दिया और उन्हें कहा कि आज से मैं ऊपर रहूँगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। लेकिन कुछ वक्त के बाद फिर सरकार को ऊपर तशरीफ़ ले जाना पड़ा और मामला ये हुआ कि जब हुजूर नीचे क़याम फरमा रहे थे तो आलम ये था कि एक मरतबा ऊपर पानी का घड़ा मौजूद था। आपके अपने कमरे में हज़रत अबू अयूब अंसारी ऊपर हैं, सरकार नीचे हैं। तो सर्दियों का मौसम था। मदीने में पूरे जज़ीरा नुमा अरब में जिन चंद मकामात पर ज़्यादा ठंड पड़ती थी जैसे ताइफ था, इसी तरह मदीने के अंदर भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी सर्दियों के मौसम में। वैसे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती थी लेकिन सर्दियों में अच्छी खासी ठंड पड़ती थी। अब आप तसव्वुर करें कि अदब जो है उसका क्या आलम है, हज़रत अबू अयूब अंसारी की अकीदत का क्या अहवाल है कि आपके कमरे के अंदर ऊपर की मंजिल में एक घड़ा मौजूद है और वो किसी अंदाज में बेहतियाती से वो टूट जाता है, उसका पानी गिरना शुरू होता है और अंदाज़ा ये है कि ये पानी जो है ये गिर के नीचे ज़मीन के ऊपर जाएगा। और मैं बड़ी एहतियात से अमूमी तौर पर ये वाक़या इस तरह बयान नहीं किया जाता लेकिन मैं उसकी ख़ास नज़ाकत से अपने सामीन को जो है वो आगाह करना चाहता हूँ कि उन्होंने देखा कि जब पानी ऊपर से नीचे गिरेगा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल आएगा, पानी की गिरने की आवाज़ से हुजूर बेदार हो जाएंगे और देखेंगे कि न जाने कहाँ से ये पानी आ गया। तो हुजूर के आराम का ख्याल करने के लिए आप दोनों मियाँ बीवी ने हज़रत अबू अयूब अंसारी और उनकी जो ज़ौजा थी उम्मे अयूब जिनका नाम था, उन्होंने फौरी तौर पर अपना जो लिहाफ था वो उस पानी के ऊपर डाल दिया। और उस लिहाफ ने पानी को सारे को अपने अंदर समेट लिया, जज्ब कर लिया और आप दोनों मियाँ बीवी सारी रात उस ठठरती सर्दी के अंदर बैठे रहे सिर्फ इसलिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई तकलीफ या मुसीबत ना पहुंचे, परेशानी ना पहुंचे। ये आपका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का मामला था। एक वाक़या और उसमें, और उसके बाद फिर हम उनके
विसाल की तरफ जी, चलेंगे उसकी क्योंकि तरफ वक्त जाएं। की थोड़ी जी, सी मैं शॉर्ट। जी, बस आपकी ज़िंदगी का एक और मंजरनामा हुजूर से मोहब्बत की निस्बत से जो है ना वो अपने सामीन की नज़र करना चाहूँगा कि आपकी सरकार के साथ मोहब्बत का, जैसे मैंने बताया, ये दोनों अहवाल तो हमने जान लिए। अब आपका आलम ये था कि सरकार दो आलम के लिए खाना आया करता, आप खाना भेजा करते, और सरकार जब खाना खा चुकते या इवन मदीने के बाकी शहर घरों से हुजूर के लिए जब खाना आता तोहफे के तौर पे, हुजूर खाना खाने के बाद कुछ खाना बचा देते और कहते कि ये अबू अयूब अंसारी के घर वालों के लिए है। हालांकि आप खुद साहिब सरवत थे और आपका दस्तरखान बहुत वसी था। आप देखें कि हज़रत अबू अयूब अंसारी वो हस्ती हैं कि जिनकी तारीफ़, यानी उनके दस्तरखान की तारीफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरमाई। हुजूर ने फरमाया, अबू अयूब अंसारी मेरा वो सहाबी है जिसके घर के अंदर जो चूल्हा है उसकी आग कभी ठंडी नहीं होती, और हर मेहमानों की आमद उसके लिए हर मर्तबा राहत में इजाफे का बायस होती है, यानी जो खुशी है उसके अंदर इजाफे का बायस बनती है। इस दर्जे की मेहमान नवाजी उनके अंदर थी। सरकार का बचा हुआ खाना जब आप तक पहुंचता ना, तो आप दोनों मियाँ बीवी आपस में तय करते कि इस खाने के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ मुबारक के, उंगली मुबारक के निशानात कहाँ पर हैं। जहाँ उंगली मुबारक के निशानात हुआ करते थे, फिर आप पूरे एहतमाम, अदब और तहारत के साथ उस हिस्से में से बरकत लेते और उसको खाना पसंद फरमाते। तो ये आपका सरकार दो आलम के साथ मोहब्बत का मामला था। वक्त की क्योंकि शॉर्टेज है तो हम चाहेंगे कि इसको यहीं पे ख़त्म किया जाए, और आने वाले दिनों में इसको हम दोबारा से थोड़ा सा मज़ीद रोशनी इस पे डलवाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर पी तारिक शरीफजादा साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब, एक ऐसी शख्सियत से हमने आपकी मुलाकात करानी है जिन्होंने यूसीपी में आकर थिएटर, म्यूज़िक का जो फ़रोग है उसके लिए अमली इक़दामात उठाए हैं, और इन तीनों शोबों में कम वक्त में यूसीपी को मुमताज़ मकाम दिलवाया। यूनिवर्सिटी के ड्रामेटिक्स क्लब को बरतानिया के थिएटर कंपनी से ट्रेनिंग दिलवाई है, जो कि गैर मामूली बात है। और इसके अलावा म्यूज़िक सोसाइटी और ड्रामेटिक्स क्लब के लिए मुस्तकिल ट्रेनर्स अपॉइंट किए हैं ताकि स्टूडेंट्स को फुल टाइम कोच मिल सके। अब ये सोसाइटीज़ मुल्क भर में जो पार्टिसिपेशन में शिरकत भी करती हैं और वहाँ से इनामात जीत कर भी लाती हैं। तो आज हम इस पर तो बात करेंगे ही कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के जो बच्चे हैं वो किस तरह से फ़िल्म, टीवी और आर्ट में अपना एक अलग मकाम बना रहे हैं, और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री है, उस पर भी उनकी राय लेंगे कि इन शोबों में पाकिस्तान को कैसे नाम दिलवाया जा सकता है या इनको दोबारा से रिवाइव किया जा सकता है। रिवाइवल ऑफ फिल्म कैसे हो सकता है, सिनेमा कैसे हो सकता है हमारे फिल्म पाकिस्तानी इंडस्ट्री का। तो इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर खालिद मंजूर साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डीन है फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल साइंसेस के, और आप लोगों को पता है कि मैं ख़ुद यूसीपी से पढ़ी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से पढ़ी हूँ, तो मेरा अपना एक लगाव है उसके साथ। पूरे 4 साल हम वहाँ पर पढ़ते हैं एज अ स्टूडेंट, बड़ी एक मेमोरीज़ होती हैं, तो मेरी भी यही है। तो जब मैं पढ़ रही थी तो मेरी अपनी वो रिकॉल होती जाती थी। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताइए कि जब आप यहाँ पर आए, आपने थिएटर, म्यूज़िक, अदब को एक नई कह लें कि जहद बख्शी है और उसके लिए नए नए इनिशिएटिव्स लिए आपने, और कितनी मुश्किल हुई और कितनी आसानी थी आपके लिए? देखें जी, मेरी क्योंकि बैकग्राउंड और मेरी ट्रेनिंग सारी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से है, पढ़ा भी वहीं, फिर वहाँ पढ़ाता रहा 20-22 साल। तो समहाउ यूसीपी वालों ने मुझे अप्रोच किया और दे हैड मी देयर। तो साथ डीन के अलावा जो मुझे असाइनमेंट दी गई वो बड़ी चैलेंजिंग थी कि जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, स्टूडेंट सोसाइटीज़ हैं, उनको रिवाइव करना है या उन्हें रीवैम्प करना है उनके सिस्टम को। तो बेसिकली ये बड़ा पॉजिटिव था यूसीपी के पार्ट पे कि दे वांटेड टू कंट्रीब्यूट इन दिस रिगार्ड, क्योंकि हम अगर देखें तो पाकिस्तान की मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ ये चीज़ें नहीं होती, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो मैं समझता हूँ, क्योंकि सिर्फ क्लासरूम टीचिंग काफ़ी नहीं होती। इसके साथ साथ जब तक आप उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग ना करें, उनकी ट्रेनिंग ना करें, उन्हें कंपैशनेट ना करें, तो वो फिर पर्सनालिटी कंप्लीट नहीं होती स्टूडेंट की। हमारे यहाँ पे बुनियादी तौर पे, ख़ास तौर पे
पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में भी वो समझते हैं सिर्फ क्लासरूम में एजुकेशन है सारी, विच इज़ टोटली रॉन्ग। तो मैंने जब यहाँ पे आया तो मुझे उन्होंने ये टास्क दिया, तो फिर मैंने कुछ उनको अपने बताई ख्वाहिशात कि ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू रन दीज सोसाइटीज़ ऑन प्रोफेशनल ग्राउंड्स। ये नहीं पार्ट टाइम चीज़ें नहीं होती कि एक टीचर है उसे कहें जी आप ड्रामा को भी देख लें, दूसरे को कह दी आप म्यूजिक को देख लें, चाहे उनका उससे कोई ताल्लुक हो, उनकी उसमें तजर्बा हो या ना हो। तो मैंने उन्हें कहा जी आई वांट टू हैव प्रोफेशनल पीपल। तो पहले उन्होंने मेरी बात मानी कि हमें एक पूरा प्रॉपर एक म्यूजिक रूम दिया। फिर मैंने उन्हें कहा जी हमें इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए 5-6 बड़े ज़रूरी जो होते हैं, उन्होंने वो भी कर दिए। फिर मैंने उन्हें कहा जी हमें एक इंस्ट्रक्टर चाहिए प्रॉपर जो इन इंस्ट्रूमेंट को सिखाए भी ना बच्चों को और ट्रेनिंग भी दे, वो भी उन्होंने कर दिया। तो अब हमारा एक प्रॉपर म्यूज़िक रूम है वहाँ पे, जहाँ पे बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, और साथ एक हमने प्रॉपर इंस्ट्रक्टर रखा हुआ है जो 2 बजे से शाम 6 बजे तक वहाँ पे होते हैं। स्टूडेंट जब भी फ्री होते हैं अपनी क्लासेस से वो आते हैं ट्रेनिंग। तो मुझे जो हैरानकुन बात थी मेरे लिए, क्योंकि मेरा प्राइवेट सेक्टर का ये पहला तजुर्बा था, मेरा नहीं ख्याल था कि हमारे प्राइवेट सेक्टर में इतने टैलेंटेड बच्चे हो सकते हैं। मेरा ख्याल था ये चीज़ें सारी गवर्नमेंट कॉलेज इस तरह की जगहों पे होती हैं यहाँ तो। लेकिन जब मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे मैं देखता बच्चे को इधर गिटार पकड़ के बैठा हुआ गा रहा है, वो एक स्कैटर्ड सा था, वो कोई एक रेगुलेट करने वाला सिस्टम नहीं था। तो जो ही हमने म्यूज़िक सोसाइटी का शुरू किया तो बच्चे वसी तादाद में आना शुरू हो, बच्चियाँ भी इवन। तो वो फिर प्रॉपर उन्हें ट्रेनिंग भी मिलती थी, उन्हें एक मौका भी मिलता था, करेक्शन भी होती थी। उसके साथ साथ फिर हमने फोर्टनाइटली एक म्यूजिक कॉन्सर्ट शुरू किया, आपको पता है एम्फी थिएटर में। और मेरा ख्याल है एम्फी थिएटर का इससे बेहतर यूज नहीं हो सकता बिल्कुल। और आप हैरान होंगी वहाँ 400-500 बच्चा हर 2 हफ्ते बाद हमारा कॉन्सर्ट, और वही बच्चे जो ट्रेनिंग लेके आते हैं। और इतना टैलेंटेड बच्चा था, मैं क्या बताऊँ आपको, इंस्ट्रूमेंट्स में भी, सिंगिंग में भी। तो वो अब एक ऐसी एक कल्चर बन गया वहाँ पे, आई टेक प्राइड ऑफ दैट, कि वो 400-500 बच्चियाँ इकट्ठे बैठते हैं, वो म्यूज़िक सुनते हैं और अपने यूनिवर्सिटी फेलो को अप्रिशिएट भी करते हैं। असल में उनसे फिर एक इनकरेजमेंट भी होती है। और दूसरा ये कि अब उनका टैलेंट पॉलिश हो रहा है। दैट इज द पॉइंट कि टैलेंट था उनमें पहले भी, लेकिन उन्हें प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया गया। स्कैटर्ड थे, एक पेज पे नहीं थे, कोई लेकर नहीं आ रहा था, किया गया। अब हमने उन्हें इकट्ठा कर दिया, उनके लिए ट्रेनिंग का अरेंजमेंट कर दिया, उनके लिए इंस्ट्रूमेंट्स का अरेंज कर दिया। तो अब जनाब मैं एक और मिसाल दूंगा कि पिछले दिनों आपको पता है ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ा एक कंपटीशन होता है म्यूजिक का, जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। तो उनकी 4 कैटेगरीज में हमने 6 प्राइजेस जीते विद इन 1 ईयर। तो आप देखें कि अगर बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और उन्हें इस तरफ माइल किया जाए तो टैलेंट बहुत है। तो इशू जो ये है कि मुझे जो एक गिला है कि हमने अपनी यूथ को बहुत इग्नोर किया। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। आप मुझे बताएं हम अपनी यूथ को देते क्या? कुछ भी नहीं। अगर हम उन्हें देखें, मैं सिर्फ म्यूजिक की बात नहीं, ऑल परफॉर्मिंग आर्ट्स दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूथ। क्योंकि अगर आप, क्योंकि पाकिस्तान में 2 मेजर प्रॉब्लम है। एक है इंटॉलरेंस, बहुत इंटॉलरेंस है हमारे। दूसरा है हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं है, क्रिएटिव एक्टिविटीज नहीं। तो हमारी यूथ क्या करे? तो वो फिर वो दूसरी चीजों में इन्वॉल्व होगी, फिर हर वक्त मोबाइल या बाकी चीजों में, ड्रग्स में। जब तक आप उन्हें ये चीजें देंगे नहीं, उन्हें सिखाएंगे नहीं करेंगे, तो उन्हें कैसे पता चलेगा? मैं जिसकी मिसाल दे रहा हूँ, वो जो हमारा कॉन्सर्ट होता है, वो अब 400-500 बच्चा, ये सिर्फ उनका ट्रेनिंग या उनकी एक्सपोजर नहीं है जो वहाँ परफॉर्म करते हैं, बाकी ये असल में जो 400-500 बच्चा उन्हें बैठ के सुनता है और उन्हें अप्रिशिएट करता है, ये उनकी ट्रेनिंग है। और हर हफ्ते जब वो रोटेट होंगे तो उन्हें कम से कम अच्छा म्यूजिक भी सुनने को। अब मुझे रिग्रेट हो रहा है सर कि हम क्यों जल्दी पास आउट हो गए, क्योंकि हमारे जमाने में सिर्फ एक ही सोसाइटी होती थी ड्रामेटिक्स, जिसके बारे में हम सुनते थे, और वो बहुत ज्यादा लेविश उस पे मैं आता हूँ। इसी तरह सेम रेप्लिका मैंने ड्रामेटिक्स में भी किया कि वहां भी मैंने उन्हें कहा आई नीड अ प्रोफेशनल डायरेक्टर। ये नहीं कि उस बच्चे किसी सीनियर को यार तुम डायरेक्ट सिखा दो ड्रामा, उससे यू लर्न नथिंग। ठीक है आपकी क्रिएटिविटी होती है, लेकिन जो ट्रेनिंग होती है वो तो नहीं होती। तो हमने एक प्रोफेशनल को हायर किया कि वो हमें ड्रामे की ट्रेनिंग देगा। हमने बाकायदा वहाँ वर्कशॉप्स कराई, फिर उनके मुख्तलिफ इंटर डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिशन कराए, फिर अभी रिसेंटली हमने इंटरवर्सिटी कॉम्पिटिशन कराया था। तो उससे मैंने देखा हमारी यूथ में बड़ा टैलेंट है। सिर्फ प्रॉब्लम है उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है। तो वो फिर क्या करें?
तो ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरफ तवज्जो दें, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो। पब्लिक तो मतलब थोड़ा बहुत हो रही है, दो तीन यूनिवर्सिटियां छोड़ के कहीं ये एक्टिविटीज़ नहीं है, आई एम सॉरी टू से। अच्छा। और प्राइवेट सेक्टर में यूसीपी ने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है एंड इट इज़ ए रोल मॉडल फॉर अदर यूनिवर्सिटीज़ इन प्राइवेट सेक्टर कि दे शुड इन्वेस्ट ऑन दीज थिंग, क्योंकि ठीक है तो बहुत अर्निंग करते हैं तो कुछ उसका 2% 3% ये परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ भी कर दें। देखिए ये बच्चों को ना सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ये टॉलरेंट बनाता है। ये कैमराडरी उसमें आती है, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं, उसमें बात करने का सलीका आता है, एक ग्रुप वर्किंग में आती है। तो ये चीज़ें हमारे यूथ में मिसिंग है। तो बहरहाल मेरा जहाँ तक रोल है कि हमने ड्रामेटिक्स को रिवैम्प किया, उसमें हमने बहुत अच्छा, मैंने बताया हमने पिछले दिनों एक बड़ा सीरियस कंपटीशन एक ब्रिटिश कंपनी तो मैं चाहूंगी कि जिन जिन बच्चों ने प्राइज विन किया है तो आप हमारे साथ उनका कांटेक्ट शेयर करें, हम उनको जरूर बुलाएंगे, क्योंकि वो बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं और वो आप जब परफॉर्म करेंगे आप सोचेंगे ये तो सिर्फ ये है कि वो पॉपुलर नहीं है, टैलेंट में उनकी कमी नहीं है बिल्कुल। तो इसी तरह हमने ड्रामेटिक्स में भी किया है, वो हमने माइम प्ले किया। अब देखिए ना बेशतर बच्चे, अब 20-22 हज़ार स्ट्रेंथ है यूसीपी की, आई कैन बैट ऑन इट कि 50% ने कभी प्ले देखा ही नहीं होगा। तो जब तक आप उन्हें परफॉर्मिंग आर्ट्स की चीजें दिखाएंगे नहीं तो उनके साथ अटैच कैसे करेंगे। हमारा जो एक दौर गुजरा ना पाकिस्तान में, एक जेनेरिक बात कर रहा हूँ, 1980s ऑनवर्ड ज़ियाउल हक के दौर में वो इतना परफॉर्मिंग आर्ट डैमेज हुआ है। अब देखिए हमारे जब दौर था हम सुनते थे हमारी वालदा और कि वो एक फिल्म शो होता था खवातीन के लिए अलग बकायदा, अच्छा, और उसमें सिर्फ खवातीन जाती थी, एक स्पेशल शो होता था हफ्ते में एक दिन जिसमें सारी खवातीन जाती थी, हमारी फैमिली मेंबर्स जाते होते थे। अच्छा। तो वो रवायात परफॉर्मिंग आर्ट के साथ अटैचमेंट और उसमें इन्वॉल्वमेंट वो खत्म होती जा रही है। और जब इन चीज़ों पर जब बच्चों के ऊपर टैलेंट पर ध्यान नहीं दिया जाता तो फिर इसलिए हमारी ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री फिर बूम नहीं कर पाती है, रिवाइव नहीं कर पा रही है, इसी वजह से क्योंकि वहाँ पे टैलेंट नहीं जाता। राइट, उसकी एक ये भी वजह है, लेकिन उसमें ओवरऑल सोसाइटी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि हम लोग ना वो कल्चर हमारा खत्म हो गया है कि कलेक्टिवली जाके एंटरटेन होना, कलेक्टिव जाके। अब हम घर में बैठे चैनल बदला, वो लगा दिया, चैनल बदला या वो कुछ ऐसे नेटफ्लिक्स आ गई, बाकी चीजें आगे जो घर में हम देख लेते हैं। वो जो बड़ी स्ट्रॉन्ग रवायत थी हमारी सोसाइटी में वो बहुत कम होती जा रही हैं, कमजोर हो गई हैं, और इसको रिवाइव करने में अगेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने बड़ा लीडिंग रोल प्ले करना है, क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर डीलिंग विद यूथ, और वो यूथ जो पढ़ी लिखी है, और उस यूथ को मैं हमेशा कहता हूं ये एलीट है। तो एलीट अगर इसमें इन्वॉल्व होगी और इसमें आएगी तो बाकी लोग भी ऑटोमेटिकली बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे तो बहुत सारी बातें करनी थी सर के साथ, लेकिन सर वक्त की शॉर्टेज है, बट हमारे साथ इतनी ही बात हो सकी। डॉक्टर खालिद मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच सर कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पर वक्त खत्म हो चुका है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।